सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क में होने वाली तेज़ी से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कल एक बहुत दिलचस्प सिचुएशन हमने देखी जब कि शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको उन पीटीआई के लोगों ने जो एक्स पीटीआई है उनको विज़िट किया और फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के दरमियान हालात ठीक करने के लिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो IFA की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा है कि पीर को आप देखेंगे टेबल कर दी जाएगी 27वीं तरमीम। गवर्नमेंट क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं ख़ारजा और दिफ़ा के, और बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने संभाली हैं। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा जिनमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर की शाह महमूद कुरैशी से हस्पताल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद गुफ्तगू से ये तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई के सीनियर लोग जो इस वक्त जेल में हैं वो टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं, वो बातचीत के लिए भी तैयार है। हुकूमत इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? जी, हम तो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए या पाकिस्तान की जो सियासत और जमहूरियत की बेहतरी के लिए हर वक्त बात करने के लिए तैयार है। उसके लिए हमें कोई टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई जो है वो असल में मुस्तकिल तौर पर उनका एक ही जो गर्दान है कि वो सिर्फ अपने बानी चेयरमैन की रिहाई पर बात करेंगे, जो कि एक अदालती मामला है। और बाकी तमाम इश्यूज इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। वहाँ 15 दिन के तातुल के बाद आईनी हुकूमत कायम हुई है जब काबीना ने हल्फ उठाया है। तो वहाँ जो केपी में रहने वाले जो 4.5 करोड़ पाकिस्तानी उनकी जिंदगियां अगर बेहतर करने के बारे में उनका कोई मंसूबा है या कोई सोच है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें लेजिस्लेशन के मामले में कोई तजावीज़ हैं, चाहे वो मुआशी पॉलिसी की हैं, चाहे इंतखाबात के जो कवानीन हैं उनको बेहतर करने के हवाले से हैं, हम उस पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम की जो फलाह है वो उनके एजेंडा पर नहीं है। उनके एजेंडा पर तो सिर्फ अपने बानी चेयरमैन उनका इक़्तिदार है। तो उसके लिए मैं फिर दोहरा देता हूं कि हमें किसी टेम्परेचर की कमी की जरूरत नहीं है। हम हर वक्त जो पॉलिसी एजेंडा है उस पर बात करने के लिए तैयार है। अब दस्तगीर साहब, पॉलिसी एजेंडा में वो कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं कि इस पर गवर्नमेंट चाहती है कि पीटीआई से बात हो? जी देखिए, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि 13 साल में एक सूबे में उनकी हुकूमत है। क्या उन्होंने उन 13 साल में कोई सबक नहीं सीखा? कोई उनके पास जिसे कहते हैं लेसन्स लर्न नहीं है, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 12 जो सरहदी जिला हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, वहाँ इस वक्त उस हुकूमत की रिट नहीं है। क्या उस रिट को दोबारा हासिल करने के लिए जो बार बार ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या उन्होंने उन 12 जिला की रिट दोबारा हासिल करने के लिए मुज़ाकरात कोई किए हैं, कोई कोशिश की है? कि उसके लिए भी उन्हें जो है वफाक की जरूरत है कि हैंड होल्डिंग हम करेंगे तो वो आगे जाएंगे। तो बहुत सारे इशूज आई थिंक अगर कोई इशू जो इस वक्त टॉप पर है वो दहशतगर्दी है, अगर उसके बारे में उनके पास कोई तजावीज़ हैं कि किस तरह हमें इसे टैकल करना है तो हम तैयार हैं। लेकिन मैंने कहा लेजिस्लेशन के मामले में और बहुत सारे इशूज जो हैं जो पॉलिसी के हैं उस पर उनसे हमेशा बात करने के लिए तैयार। अब बिल्कुल। और दस्तगीर साहब, पहले जो सिक्योरिटी हुई थी तो उसमें तो जो नए सीएम के केपी हैं वो नहीं लाए, लेकिन बाद में कुछ सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल से, कोर कमांडर और दीगर से उन्होंने मुलाकात की। तो ये एक अच्छा जेस्चर है आपके नज़दीक, एक मैच्योरिटी है जिसका मुजाहरा पीटीआई कर रही है?
जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अपने उन 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं कि काश उनकी हुकूमत के अंदर वो मतानत और संजीदगी आए कि उन्हें ये बात समझ आ जाए कि वोट लेना का मकसद सिर्फ MPA बनना या वजीर आला और वजीर बनना नहीं है, उसके साथ पाकिस्तानियों की जिंदगियों की बेहतरी करना भी उसकी जिम्मेदारी के साथ आता है। उस वोट के साथ तो वोट सिर्फ इक़्तिदार नहीं है, वो जिंदगियां बेहतर करने की जिम्मेदारी भी है, जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी भी है, अगली नस्ल की वो तालीम देने की और सेहत देने की जिम्मेदारी भी है। तो अगर वो उस जिम्मेदारी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और इस जो गवर्नेंस का पूरा सब्जेक्ट है उसको सीरियसली लेते हैं, तो वफाक हमेशा उनकी मदद को आएगा, बजाय ये कि वो उनकी तरफ से ये बात बंद होनी चाहिए ना जी कि हम आ रहे हैं और हमारे पीछे यूथ आएंगे और वो आप लोगों के घरों में गवर्नमेंट मुखालफिन के घरों में घुसकर उनको मारेंगे। ऐसे बयानात बंद करें और जो असल काम है, बल्कि मैं कहूँगा असल मुकाबला है कि अगर 3 सूबों में 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है तो हाकमियत का मुकाबला करें ना, कौन बेहतर गवर्न करके दिखाता है, कौन जो है वो कम सरमाए में अवाम की ज्यादा खिदमत कर सकता है, कौन ज्यादा एफिशिएंटली ब्यूरोक्रेसी को चला सकता है। ये मुकाबला होना चाहिए, बजाय कि सारा वक्त एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लफ्जी बमबारी जारी रहे। दस्तगीर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नए CM KP हैं वो शायद अपनी तरफ से कोशिशें करके अपने मामलात बेहतर कर लें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो जो इट्स अ फैक्ट कि वो जो एक बड़ी पॉलिटिकल स्पेस मिली है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो कम हो सकती है? आपको ये इंप्रेशन जाता रहे कि दे आर नॉट टॉकिंग एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन गंडापुर की तरह अगर नई कोशिशें शुरू हो गई तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या आप नहीं, देखिए साबिक KP वजीर आला जो थे उनके ऊपर तो इल्ज़ाम ही ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते, उनको तब्दील करने, वरना गवर्नेंस तो उनकी भी वैसी जो है तबाहकुन थी जिस तरह उससे पहले PTI के वज़ीर आला की रही है। हमने पिछले जो है 5 साल में महमूद खान साहब को तो देखा है ना, तो उन्होंने भी कोई खिदमत में तो उसी तरह ही एक भयानक चैप्टर लिखा गया जिस तरह अभी लिखा जा रहा है आजकल के दिनों में भी, कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल जो हैं जो वफाक ही उनको देता है, वो बजाय ये कि वहाँ रहने वालों की खिदमत के लिए इस्तेमाल, वो वफाक पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये आज के नहीं हो रहे, 2014 से जब से धरना हुआ था उसमें भी तो तमाम KP के वसाइल इस्तेमाल किए गए थे। तो अब अगर वो बात करेंगे, अगर वो, मैं फिर कहूंगा कि वो अगर अपने इस जिम्मेदारी को, देखिए एक आप MPA बने, आपने एक हलफ उठाया, लेकिन वजीर आला बनने से जो एक आईनी ओहदा है पाकिस्तान के आईन में दर्ज है, उसकी जिम्मेदारियां अगर वो समझ पाएं और ये इस बात को समझें कि वो अब किसी जो है वो अड्याला के मुजावर नहीं है, उनके ऊपर साढ़े 4 करोड़ पाकिस्तानियों की खिदमत की जिम्मेदारी आन पड़ी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है आपके लिए कि कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा सोमवार को कि 27 तरमीम पार्लियामान में टेबल हो सकती है, आप तक ऐसी कोई इतलात पहुंची है? जी देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम से पहले कोशिश की कि मैं कुछ तहकीक करूं, तो ये तो मामला उस दिन से चल रहा है जो अफवाहें हैं जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, और अभी 3 महीने पहले अगस्त में भी ऐसी खबरें बहुत गर्म हुई थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा कि हुकूमत इस वक्त मुस्तहकम तरीके से चल रही है, तो किसी आईनी तरमीम की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये अफवाहें यूं लगता है कि हर 3 महीने बाद उठती हैं और फिर बैठ जाती हैं। पाकिस्तान के आईन में इसका एक तरीकाकार दर्ज है, और वो ये है कि हम तब इस पर जरूर आपसे बात भी करेंगे और बहस भी करेंगे जब पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है इसे पास करके पार्लियामान को भिजवाना दे। तब तक तो मतन हवा में है, किसी ने देखा है, कोई कहता है मैंने ये देखा है, कोई मैंने वो देखा है। तो ये जो मतन है ये तो हजारों सर्कुलेशन में हो सकते हैं, लेकिन असल गुफ्तगू तभी होगी जब काबीना के सामने मतन जाएगा और वो उसको अप्रूव करेगा। दस्तगीर साहब, यही अफवाह थी ना कि पहले इलेक्शंस का प्रोसेस होगा, उसके बाद तरमीम आ जाएगी, तो इलेक्शंस भी हो गए, जो बार के इलेक्शंस हैं वो हो चुके हैं, तो अब लग रहा है कि तरमीम भी आ जाएगी। ये तो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है, लेकिन आज के दिन जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि
27वीं आईनी तरमीम का मसवदा क्या है, कैसे होगा, कब होगा, हुकूमत उसको चूज कर सकती है। अगले 2 दिन में भी वो अगर चाहें तो अब हफ्ता खत्म हुआ है तो मंडे के रोज से उनके पास ऑप्शन है, लेकिन जब तक बाकायदा तौर पे कुछ ना हो तो हमारे पास तो सिर्फ सवाए क्या सराय की और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, लेकिन क्या आपके पास अगर ये सजेशन आए कि आर्टिकल 8 में तब्दीली करें और मिलिट्री कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो आप इससे कंफर्टेबली एग्री करेंगे? देखिए, ये सजेशन अगर उस पर जब तक मतन ना आ जाए सामने, देखिए बहुत सारे इशूज जो हमने देखे थे 26वीं तरमीम के जो पहले मतन हमारे सामने आए, जो तरमीम पास हुई वो उससे बहुत फर्क है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां और कुछ लोगों के ख्याल में पहले से नरम उसको किया गया था जितनी पहला टेक्स्ट का है। तो लिहाजा ये सब इश्यूज तभी डिस्कस हो सकते हैं जब जो एक्चुअल प्रपोजल है हमारे सामने ना आ जाए। और इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि मौलाना तो इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि 26वीं तरमीम में वो ऐसे बहुत सारे नापसंदीदा सजेशंस उनके कहने पे निकाले गए, बल्कि गवर्नमेंट तो विलिंग थी करने के लिए और फिर उन्होंने पीटीआई के साथ कंसल्ट करके वो निकलवाया। तो वो जो क्रेडिट इस वक्त आप ले रहे हैं वो तो मौलाना पहले ले चुके हैं। नहीं, मैं तो देखिए जमहूरियत है, मैं सबको क्रेडिट देने के लिए तैयार। आप देखिए कि जमहूरी अमल का जो एक फायदा वो यही है मुशावरत का, कि जो भी अंग्रेजी में कहते हैं शार्प एजेस थी वो राउंड ऑफ हुई, उसके अंदर जो भी ज्यादा सख्त सजेशंस थी वो प्रोसेस के दौरान जब हमें मेजॉरिटी हासिल करनी थी उस सारे प्रोसेस के दौरान वो जो एजेस थी वो नरम हुई और कानून पास हो गया। ये तो जमहूरी अमल की ऐन एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। ठीक, एक और नुक्ता है उस पर भी कमेंट कीजिएगा दस्तगीर साहब। क्या नए सूबे बनने चाहिए मुल्क में? आपकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर अलीम खान साहब ने भी एक पोस्ट की, उन्होंने भी कहा कि जी नए सूबे बनने चाहिए, और वैसे भी जनरली भी ये मुख्तलिफ तबकों से बहस हो रही है। आपको लगता है बनने चाहिए अभी? जी देखिए, मेरे पास चूंकि अभी हुकूमत की तरफ से या मेरी जमात की तरफ से कोई हतमी राय नहीं है, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि सूबे बनाने के लिए हमें कोई मंतकी मयार मुकर्रर करना है। सिर्फ ये कह देना कि एक सूबा बहुत बड़ा है ये काफी नहीं है। असल मकसद तो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत है, और फिर जब आप ये मयार रखते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी सूबाई हुकूमत सबसे ज्यादा फंक्शनल है, अगर जो उसमें भी उसकी कारकर्दगी में बहुत बहस होती है, लेकिन जितना छोटा सूबा है वहां कारकर्दगी उतनी ही खराब तर है। तो ये कहना कि जी छोटे, अगर ये असूल है कि छोटे सूबे बनाने से हाकिमियत बेहतर होगी, पाकिस्तान का तजर्बा ये नहीं। दस्तगीर साहब, आप खुद भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर है वो एक सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, या एक वक्ती सूरत हाल है और उसके बाद वैसे ही होगा जैसा पहले? जी, मैं इस मामले में बहुत पुरुमीद नहीं। अगर से डिप्लोमेसी में हमें हर वक्त कोशिश यही करनी है कि मामला हल हों, और मैं इसलिए पुरुमीद नहीं हूं कि एक बड़ा मेरे जहन में तो बड़ी एक क्लैरिटी और सराहत है कि हम मगरबी सरहद पर भी हिंदुस्तान से ही लड़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान से। और हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है मुखासमत की वो आपके सामने है। तो लिहाजा जब तक हिंदुस्तान की मुखासमत पॉलिसी रहेगी और वो फंड करते रहेंगे दहशतगर्दों को, तो ये तनाव जारी रहेगा, चाहे सीज फायर हो या ना हो। उसमें जो अहम बात है वो ये आपके नाजरीन के लिए कि कुछ साल पहले, जो 10 साल पहले दहशतगर्दी थी, उसमें एक जवाब था, और उनका जवाब ये था कि अमेरिका अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में हम उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान की फौज चूंकि अमेरिका की मदद कर रही है लिहाजा यहाँ भी उन पर हमले जायज है। अब वो जवाब खत्म हो चुका है, वो तमाम पर्दे गिर चुके हैं। अब ये दहशतगर्द अपनी कहते हैं ना खास सूरत में हमारे सामने है, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमारे सिपाहियों को और सिविलियंस को जो है शहीद करना चाहते हैं, और हमें इनसे लड़ना है। बहुत शुक्रिया आप दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी महमूद मौलवी साहब, अब अचानक आप 2016 के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, आपके साथ और भी आपके फॉर्मर कॉलीग्स थे। इस मुलाकात का क्या मकसद था? क्योंकि माजी में जो आपके पीटीआई के बारे में ख्यालात रहे पार्टी छोड़ते वक्त, उससे इसका जो मकसद है मुलाकात का वो सियासी लगता है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब जो है शाह साहब के पास गए थे अयादत के लिए। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ कि जो है सियासत जो है ना, मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, मुज़ाहमत की नहीं। और देखें, मैं आज भी कह रहा हूँ, पीटीआई जब बनी थी जो है वायलेंस की पार्टी कभी भी नहीं थी। अगर आज कुछ लोगों ने जो माइंडसेट चेंज कर दिया है या पार्टी को ये सोच डाल दिया है कि जी वायलेंस का, तो मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ। देखिए ना, मैं शाह साहब से जो मेरी मुलाकात हुई और उनका भी यही था कि देखिए उन्होंने जो लिख के दिया था, ठीक है ना, और वो पर्चा सबके पास है 5 आदमियों का जिस पे साइन हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें मुफाहमत की जो है ज़रूरत है, मुज़ाहमत की नहीं। देखिए वायलेंस के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए सुलझे हुए लोग हैं। देखिए पॉलिटिक्स जो है, हम पहाड़ों पे जाके बंदूक लेके तो नहीं बैठेंगे, हम सियासत करने आए हैं, ये शहर में रहते हैं। तो मैं तो आज भी कहूँगा कि जी वायलेंस की सियासत, लेकिन महमूद साहब एक सवाल ले लीजिएगा में था। अब अगर इस वक्त सवाल ये कि इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि मैं शाह महमूद कुरैशी 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पीटीआई कहती है उसको तो पता ही नहीं कि शाह महमूद कुरैशी इधर है। क्या शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से कोई आपसे शिकायत की? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो उनके मौजूदा कॉलीग्स हैं, लेकिन आपका जाना उनके लिए शायद सरप्राइजिंग भी होता होगा। जी बिल्कुल। बेसिकली देखिए, एक बात है, शिकायत तो बनती है ना। उसकी वजह यह है कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा भी जो है कारकुन हैं, जो लीडरान हैं, जो जेल में हैं, उनको देखें, उनके पास जाना तो बनता ही है ना। ये तो नहीं हो सकता ना, देखें ना कि आप कारकुनों को और जो लीडर्स जो है, ठीक है ना, उन सबको अबंडन कर दें। तो शिकायत तो है, मगर ये देखिए ये मामूली शिकायत है। गिले शिकवे तो हर पार्टी में होते हैं और उनको इस चीज़ का गिला तो था। अब इस वक्त जो है, जो ये शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है कि जी वो जो है रिप्लेसमेंट, और ये देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का कोई देखे रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं हो रही है। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब तो चीफ पैटर्न और जो है उससे ऊपर है, पार्टी के बानी है, ठीक है ना। तो अगर उनका, और जो है शाह महमूद कुरैशी साहब एक कदावर सियासतदान है, ठीक है ना, और इस वक्त जो क़यादतें हैं उन सब में बेसिकली सियासत के मामले में उनका तजुर्बा और उनके जो एक्सपीरियंस जिसको आप कहते हैं बहुत ज़्यादा है। देखिए 40-45 साल से तो वो सियासत कर रहे हैं, और उसके बाद वो एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। वो उनके वालिद साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। तो लेकिन महमूद मौलवी साहब, आप जो शिकायत शाह महमूद कुरैशी ने आपको लगाई, उसका अजाला आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप तो इयादत करने के लिए गए, उन्होंने आपसे कहा कि पीटीआई के लोग राब्ते में नहीं रहते, और जो आपने भी वाजे किया, तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या आपने उनसे कुछ कहा? देखिए जनरल बात हो रही थी, और ये देखे मैं बताऊं, उसके बाद मीडिया में कई लोग आए और मेरे को बहुत से लोगों के फोन भी आए कि जी ये जो, तो मैंने कई लोगों से कहा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल जो है एज एन बेसिकली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, तो मैंने कहा जी इसको लेके चलना चाहिए। पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकली बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो उसमें जो है फवाद जो है चौधरी साहब भी थे, इमरान इस्माइल भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये बैठ के इसको कोशिश करते हैं कि अगर पॉलिटिकली, हम पॉलिटिकल लोगों से भी बात करते हैं कि देखिए ये टेम्परेचर को नीचे लेके आए और मुफाहमत करके, देखिए एक दूसरे को स्पेस देना तो जरूरी है ना। ठीक है महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा कि आपको किसने कन्विंस किया, डाउट नहीं है कि या फवाद चौधरी को किसने कन्विंस किया कि आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? और आपका मकसद अगर सिर्फ इयादत
तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप तो एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि बातचीत होना चाहिए। तो ये आपको किसने कन्विंस किया, आप तीनों को इकट्ठा किसने किया कि लाहौर जाएं और उनसे मिलें? देखिए, मुझे हम तीनों को इकट्ठा किसी ने नहीं किया। हम तीनों हमेशा, जब भी मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, हम 3, 4, 5 लोग मिलते रहते हैं। कोई हम पहली बार मैं फवाद चौधरी साहब के साथ नहीं मिल रहा हूँ, इरमान इस्माइल साहब के साथ मैं तकरीबन मैं कहूँगा हफ्ते में 5-6 दिन हम साथ होते हैं। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है जो कि किसी के मफाद में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मफाद में है जो है मफाहमत नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें जो है इमरान खान साहब भी जेल में रहे और ये जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने और चीज़ें जो डिरेल हो। और क्या वजह है, आप मुझे बताएं ना कि अगर कौन सी ऐसी हम बात कर रहे हैं। और मुफाहमत जो है, देखिए, दो अगर पॉलिटिकल सारे पॉलिटिकल, लेकिन महमूद मौलवी साहब ये वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल उनके कॉलीग है, बिल्कुल आपका हक बनता है, लेकिन क्या आपने कोई मैसेजिंग की है? कोई मैसेजिंग भी आपके थ्रू हुई है जो कि बिल्कुल हो सकती है? नहीं, मैंने किसी के थ्रू मेरी कोई मैसेजिंग नहीं। ठीक, मेरी किसी के थ्रू कोई मैसेजिंग नहीं हुई है। और ये नॉर्मल देखे, मैं पहली बार तो नहीं मिल रहा हूँ ना, पहले भी मैं मिल चुका हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब से, औरों से मिल चुका हूँ। मैं कराची में पीटीआई के कितने सीनियर लोग हैं, जूनियर लोग हैं, जिनके क्या कहते हैं मौदगी होती है, मैं उसमें जाता हूँ, शादी होती है उसमें जाता हूँ। लेकिन महमूद मौलवी साहब, मैं सिर्फ सवाल इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपका जी सर, एक सवाल ले लीजिएगा, आपका इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का इस्लामाबाद या लाहौर में इकट्ठा होना किसी के लिए खबर नहीं है सर। आप तीनों का अस्पताल में इकट्ठे हो जाना वो खबर है, क्योंकि उस वहाँ पे कोई पीटीआई का बंदा नहीं था। वो पीटीआई कह रही है हमें नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे, और वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके वो जा चुके। तो योर प्रेजेंस इन द हॉस्पिटल हैड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबलिज्म, इसलिए हम आपसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये बताइएगा सर कि जब आपकी शाह महमूद कुरैशी से बात हुई तो आपको क्या लगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? टकराव की पॉलिसी की तरफ जाएंगे या मफाहमत की तरफ? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का जहाँ तक जो मेरी बात हुई की सियासत और वायलेंस की सियासत के वो अगेंस्ट है, और वो चीज़ उन्होंने लिख के पार्टी को दी थी कि वी शुड अवॉइड वायलेंस, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड अग्री फॉर वायलेंस, दे वुड से वी शुड अवॉइड वायलेंस। मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर पार्टी के अंदर सेंसस करा के देख लें कि आप कितने लोग आपसे कहेंगे कि जी वी शुड गो फॉर वायलेंस। पार्टी के अंदर आप करवा के देख लें ए पोल्स कि डू यू थिंक द पीपल इन द पार्टी would like to go for violence? I would say no, and you will have the majority saying that they don't need violence for in PTI. क्या आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये खबर आई थी कि अली जैदी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी पसे पर्दा की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे अली जैदी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई बात भी नहीं हुई है, और ना अली जैदी साहब हमारे साथ गए थे, ना उनका कोई मेरे इस टॉपिक पे मेरी बात हुई है। ठीक, लेकिन हर आदमी अपना जवाब दे, मैं अपना जवाब दे हूँ, फवाद चौधरी साहब अपना, और जो है, और बड़ी मैं ओपनली कहता हूँ कि वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेजर पीपल इन पीटीआई। ठीक, वो नहीं चाहते वायलेंस। क्या कैन यू नेम देम? आप नाम ले सकते हैं पीटीआई में, चाहे वो आप मेरे ख्याल से ऐसा करें ना, आप कई को फोन करके पूछ ले, मैं नाम लूंगा, कौन कहेगा कि हमें वायलेंस चाहिए? आप फिरदौस नकवी साहब को फोन करें, वो कहेंगे मैं वायलेंस चाहिए। आप बैरिस्टर गौर को फोन करें, वो उनसे पूछें कि आप वायलेंस चाहते हैं। आप मैं एक एक किस किस के नाम लूंगा? देखिए, जो भी समझदार पढ़े लिखे लोग, वायलेंस का रिजल्ट क्या निकलेगा? उन लोगों की और उस पाकिस्तान नहीं है, इस वायलेंस से आज तक क्या निकला? ठीक है महमूद मौलवी साहब, आए दिन देखिए ना, वायलेंस का नतीजा निकला कब सही निकला है? मफाहमत तो एंड में करना ही पड़ता है, एंड में तो सब मफाहमत। जी महमूद मौलवी साहब, एक सवाल ले लें। सलमान अकरम राजा और पार्टी तो नहीं इधर कोई भी है।
सलमान रकम राजा और आलिया हमजा की लड़ाई चल रही है, मशाल यूसुफजई और सलमान रकम राजा एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने ये बड़े ओहदे जिम्मेदारियाँ इन लोगों को दिए हुए हैं। आप इन सब के होते हुए, और आप खुद भी मान रहे हैं कि मेजॉरिटी तो नई वायलेंस चाहती, लेकिन एक डिस्पैरिटी है, आप लोग कैसे जगह बनाएंगे किसी भी डायलॉग की या पॉजिटिविटी? देखिए एक बात मैं बता दूं, मैं अपनी कोई जगह पीटीआई में नहीं बनाना चाहता हूं और ना मैं पार्टी में आना चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स छोड़ चुका हूं, मगर एज अ सिटीजन अगर एक आदमी बात कर रहा है कि जी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, मेरे पीटीआई में बड़े अच्छे ताल्लुकात है लोगों से, ठीक है ना, मेरे दूसरी पार्टीज में भी ताल्लुकात है, मेरे एमक्यूएम में ताल्लुकात है, मेरी मौलाना साहब की पार्टी में भी ताल्लुकात है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं, कौन सी अजूबी बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वायलेंस हमारे माशरे से खत्म होना चाहिए। पार्टीज को तो छोड़े, हमारे माशरे से वायलेंस खत्म होना चाहिए। हम वायलेंस को लेके अपने नई नस्ल को क्या देना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हाफिज़ एहसान खोखर, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। फैसल, कल कामरान मुर्तज़ा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मंडे को 27th अमेंडमेंट टेबल हो रही है। आपने भी कहा एक दिन बाकी है, हुकूमत बिल्कुल खामोश है। इनफैक्ट हमारी कुछ हुकूमती लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये चमगोई है और इस पर बात करना बिल्कुल यूज़लेस है इस वक्त। क्या वाकई हो रहा है ऐसे? नहीं, हुकूमत भी जो है वो लाइलूम है ना कि पिछली बार भी आपके सामने जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हुकूमत को तो पता ही नहीं होता। और अब अक्सर वो वज़रा से पूछेंगे, दे वोंट हैव एनी क्लू कि क्या क्या ड्राफ्ट है, क्या अमेंडमेंट्स हैं। जो है नेक्स्ट वीक में 27th अमेंडमेंट का जो मसौदा है वो आ जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल्स के इलेक्शन आज हो गए हैं। तो यही आई थिंक वो वेट कर रहे थे। तो अभी वो नेक्स्ट में आ रही हैं, काफ़ी हॉरिफाइंग और ड्रैकोनियन किस्म की जो है वो शुनीद है कि लाई जा रही हैं अमेंडमेंट्स। तो वो आएंगी तो हुकूमत को भी तो उसी वक्त पता लगेगा ना कि कौन सा ड्राफ्ट है। ये तो आजकल नया रवाज चल पड़ा है पाकिस्तान में कि पास कोई सा ड्राफ्ट होता है, पेश कोई ड्राफ्ट किया जाता है। तो क्या आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि बहुत हैरानकुन है, क्या है? देखिए, वो उन्होंने बात की है कामरान भाई ने भी, और मेरी भी सुनीद ये है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल किया जाए। 199 में जो हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं उन पे चेंज की जाए। एनएफसी और कुछ ऑफिस जो अबॉलिश हुए हैं फोर्सेस के, शायद वो रिइंस्टेट हो और जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला जो हैं वो भी जो हैं वो उनको चेंज किया जाएगा। जी हाफिज़ साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई इतलात है कि मंडे को 27वीं तरमीम पेश हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल ये कह रही है कि वो उनको कोई आगाही नहीं इस हवाले से, और पीटीआई भी बड़ी कॉन्फिडेंट है और JUIF भी के हो रहा है। तो ये है कि पार्लियामेंट की बिल्कुल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 239 बड़ा वाजे है, लेकिन उसके लिए दो प्रोसेस तो होना बड़ा जरूरी है। एक ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आती है तो उसको फेडरल कैबिनेट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, और फेडरल कैबिनेट अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अप्रूवल देती है उसके बाद फिर यह है कि उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पाकिस्तान की असेंबली के अंदर लेट डाउन करना पड़ेगा। और जब वो लेट डाउन करना पड़ेगा, डेफिनेटली फिर हो सकता है कि आगे वो जो प्रोसेस है कि आप उसको सिलेक्ट कमेटीज के अंदर भेजते हैं और फिर मुमकिन है कि नेशनल असेंबली के अंदर उसको बिल को लेके आ जाता है या सेनेट के अंदर आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन जिस तरह बात की जा रही है कि शायद मंडे को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है, तो बज़ाहिर ऐसी कोई चीज है नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कहें। हाँ, एक चीज है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रेजोल्यूशन आई है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर किए हैं, या उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की जो अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम है गवर्नेंस का, उसके अंदर जिस चीज की जरूरत है, जो आपका NFC अवार्ड है, या उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव लिस्ट है,
जो हमने 18वीं तरमीम के अंदर बिल्कुल जो है वो कॉन्करेंट को एबॉलिश कर दिया, या उसके बाद ये है कि प्रोविंसेस का वीजा वर्स फेडरल गवर्नमेंट जो ठीक है हाफिज साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। फैसल, ये जो आपने भी निशानदेही की है कि आपकी इतलात हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और मिलिट्री कोर्स और कुछ और NFC ऐसे मामला हैं जिसके बारे में कुछ तरमीम हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि 26वीं तरमीम की तरह एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बहस के बाद आसानी से हो जाएगा, या इस दफ़ा मामला फंस सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है नंबर्स की, वो तो थ्रू हो ही जाएगा, टेबल होगी, फिर उसके बाद फैसला में। इसमें तो एक दिन का काम है, वो तो प्रोसीजर जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसको तो कोई रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उसमें कोई क्योंकि मुकम्मल जो है किसी किस्म की वो आप ये कहेंगे कोई पीरियड तो है नहीं, वो एक दिन या चंद घंटों में भी हो जाता है, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें इसीलिए इससे पहले जो है वो किया गया जी के फीमेल सीट्स जो हैं वो भी दी गई, तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया गया ना, ये तो ओवरनाइट तो नहीं किया गया। इसके पीछे मुकम्मल जो है प्रोग्राम करके स्कीम करके तो ये किया गया है, नंबर पूरे किए गए हैं, डिस्क्वालीफाई किए गए हैं PTI के बंदे, और ये मामला जो है उसके मुताबिक हुए। तो अब फीमेल सीट्स में जाने के बाद तो हुकूमती इत्तेहादियों को मसला नहीं है, और अपोजिशन की ज़रूरत भी नहीं है, न मौलाना साहब की ज़रूरत है, न बंदे तोड़ने की ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल में उसके बगैर वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फैसल कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे फॉर एग्जांपल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमारा एक बड़ा वाज़ेह स्टांस है और हम ये नहीं होने देंगे। कैसे रोकेंगे जी, क्या कर लेंगे कोर्ट में? लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट्स क्या करेंगी? कोर्ट नामी इदारा पाकिस्तान में कभी होता था, अब नहीं है। अब तो इंतजामिया का एक ज़ैली इदारा है जो कि काम कर रहा है, और जिसमें मर्जी के जजेस लगाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। और वो 26वीं तरमीम की आप देख लें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नाफिज नहीं है, लाहौर हाईकोर्ट में नाफिज नहीं है, बलूचिस्तान KP में नाफिज नहीं है। तो 10% इलाके में पाकिस्तान के उस पर अमल दरामद किया गया है, और जो पार्टी इसको खुशू वजू से लेके आई यानी नून लीग, उन्होंने अपने सूबे में आप तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो कायम नहीं किए, ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लागू किया गया हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ना उनको किया गया। तो जिस अदालत को कंट्रोल करना मतमा नज़र था वहाँ पे लगा के कर दिया गया। ठीक, हाफिज साहब, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया गया, या चीफ जस्टिस की तब्दीली जिस तरह से हुई, और फिर जो ख़त लिखने वाले जजेस थे वो साइड लाइन हो गए, और उसके बाद ये जो तरमीम आ रही है इससे गवर्नमेंट की इंटेंशंस मज़ीद क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। तो ये है कि हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जी पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव की सबसर्विएंट हो गई है। बात यह है कि जुडिशरी ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच किया हुआ था, और जो एग्जीक्यूटिव थी उसके भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का सारा जो जुडिशल सिस्टम था उसके अंदर रिफॉर्म्स पे बात की जाती थी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, बार एसोसिएशंस हों, इवन विद इन जुडिशरी भी आवाज़ें उठती थी कि इस तरह हमें अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब ये है कि एक गुड इंटेंशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट 2008 से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अडॉप्ट किया हुआ था, बट जब उसको एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो उसके वक्त ये कहा गया कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने चाहिए। हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं, जिस आप स्कीम को आप करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ मिले, और उसके बाद जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो या गवर्नमेंट मैल एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं वो एक फोरम पे है, ये ऑब्जेक्टिव उससे अचीव हो नहीं सकता। लेकिन उस वक्त PTI का ख्याल ये था कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इसका सोल्यूशन आएगा, बट ये है कि इस 5-6 माह के अंदर जो आपने देखा कि डिबेट्स आई, या पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 1 साल जो हो चुका है, उसके अंदर जो हमने चीज़ें लर्न की हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो है अपनी इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जो टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट जो है, इसको असल स्पिरिट के अंदर लेके आना चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी और हाफिज एहसान खोकर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।